नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्हार पुस्तक कक्षा 8 पाठ 7 मत बांधो। इस कविता की व्याख्या कठिन शब्दार्थ पहले ही हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, मेरी समझ से। यहाँ दिया हुआ है पहला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने आपको एक स्टार बनाना है। जो भी आपको करेक्ट उत्तर लगे उसके सामने आपको स्टार बनाना है और प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप इसमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? अपने सपने मात्र कल्पनाएं हैं, सपनों को भूल जाना चाहिए, सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, सपने देखना अच्छी बात है। तो कविता में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले कविता एक बार पढ़ें। कविता का भावार्थ और कविता आपको समझ में आ गई तो आंसर आप बहुत आराम से कर पाएंगे। इसलिए कविता को पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कविता को पढ़ सकते हो। तो इसके दोनों ही उत्तर सही हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि सपनों के लिए जो है उनको बांधना नहीं है, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, और दूसरा सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि सपने अगर हम देखेंगे तभी हमारी जो एक कह सकते हैं कि हमारा जो है जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। सपने देखेंगे तभी आप वो चीज़ पूरा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात है? मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात कही गई? प्रेम की नहीं, शिक्षा नहीं, सपनों की बात कही गई है, अंधकार की भी नहीं है। तो कौन सा उत्तर सही है हमारा? सपनों के लिए। अगला प्रश्न है, इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं, सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न हमारा जो है इसमें देखेंगे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सपनों में कुछ नया होता है। जैसे आप देख रहे हो, हमने कविता में पढ़ा था कि जो कुछ भी आज हमें नया दिख रहा है या लोगों ने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है वो सपनों के दम पर। कभी उन्होंने कल्पना की, सपने में सोचा कि मैं ऐसा बनूं। ये कौन सा सपने की बात कर रहे हैं? जो रात में सोते वक्त देखते हैं उन सपनों की बात नहीं हो रही है। जो दिन में हम सपने देखते हैं, कुछ बनने के सपने देखते हैं, उसकी बात हो रही है। फिर बोल रहे हैं अपने सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, कि आप जो सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, वहाँ ऊंचाइयों तक वो लेके जाते हैं। और क्या बताया गया कि सपने जिस प्रकार पंखों में उड़ान होती है वैसे ही सपने में भी भ्रमण करने की, यानी कि वो भी आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प पंक्ति में स्वर्ग से क्या समझते हैं आप? तो पहला, जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना हो, तो ऐसा तो कहीं कोई बात नहीं की गई। जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो, ऐसा भी कहीं नहीं बात हुई थी कविता में। जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भावना हो, और जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। तो क्या बताया गया था कि ना तो हमें किसी के सपनों को बांधना है और ना ही और किसी के सपनों को रोकना है। जब दोनों ही प्रकार से सहयोग मिलेगा, परस्पर सहयोग, ना आप दूसरों के सपने बांधे ना कोई आपके सपनों को बांधे, अर्थात उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ये कब हो पाएगा? जब परस्पर सहयोग मिलेगा, सद्भावना का भाव होगा। दूसरा क्या है? जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं। कहने का मतलब क्या? अपनी इच्छाएं ना थोपें, उसके संवेदनाओं का जो है मान रखें, उसकी कल्पनाओं का मान रखें, और इस तरीके से ये जो बनाया था स्वर्ग बनाने का कोई शिल्प, इस प्रकार से हम ये शिल्प जो है उसका अर्थ आएगा स्वर्ग का यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या होता है? वह बहुत तेजी से उड़ सकता है? नहीं। वह और गहरा हो सकता है, उसकी उड़ान रुक सकती है, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। तो बताइए जरा कविता में क्या पढ़ा था कि अगर बीज जो है धूल में भी गिर जाए तो हो सकता है कि वह भी कभी क्या हो जाए, उगकर एक बड़ा सा पौधा बन सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। तो दो तरीके से, या तो आप क्वेश्चन के हर एक प्रश्न के लिए आप क्यों लिखें, या फिर एक साथ इस तरीके से कि हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं वे इन कारणों से चुने हैं। जैसे कविता सपनों की स्वतंत्रता और उनकी उड़ान को बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती है। कविता में सपनों को पंख से जोड़ा गया है, जो पंख हैं चिड़िया के, पक्षी के, उन पंखों से जुड़ा गया है जो प्रेरणा और ऊंचाइयों के प्रतीक हैं। यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी प्रतीक में। आगे क्या बताया गया है कि सपनों की सहायता से उड़ान भरी जा सकती है, इस वजह से भी सपनों को पंखों से जोड़ा गया है। स्वर्ग का अर्थ होता है जहाँ हर कोई सुख का अनुभव करे, जहाँ सभी एक दूसरे का सहयोग करें। कविता
से भी हमें स्वर्ग का यही अर्थ समझ में आया है। और बीज का उदाहरण सपनों की संभावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि सपनों की उड़ान किसी के भी सपने साकार हो सकते हैं और किसी को असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे देखेंगे पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपने इनका क्या अर्थ समझा है और अपने विचार समूह में साझा कीजिए, यानी कि कक्षा में अपने बाकी सहपाठियों के साथ इसे समझिए। जैसे यहाँ दिया है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है, बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए, इस पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में उड़ जाती है और वापस नहीं आती है। बीज अगर मिट्टी में गिर जाता है तो वह बड़ा पेड़ बन सकता है, यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रहकर ही सही काम कर पाती हैं। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें। आगे देखिए, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएंगे, मेघों से रंग और किरण से दीप्त धूल भू पर आएगा। इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आकाश में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच घूमते हैं। वे बादलों के रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं, यानी सपने हमें नई ऊंचाइयों और सुंदरता देते हैं जो हमारे जीवन को रोशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम जो हमारे सपने हैं उन्हें खुले आकाश में, जिस प्रकार से पक्षियों को कभी हमें बांधना नहीं चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से सपनों को सीमाओं में नहीं बांधना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, मिलकर मिलान करें। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं स्तंभ 1 में। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भ से मिलाइए। पहला दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें, सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। तो इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा हुआ था पहले ही कविता में कि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता है। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगला है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सपनों में ऊपर उठने आरोहण और नीचे आने अवरोहण दोनों की विशेषताएं होती हैं। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। यानी कि जब आपने मानसिक रूप से उसे सोचा तो वो क्या कर रहे हो, अपने मस्तिष्क में आपसे सोच रहे हो, उसे पूरा करने के लिए व्यवहार में उतारना पड़ेगा। आपको वैसे कर्म करने पड़ेंगे कि जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। अगला प्रश्न है इसी का, इस अवरोहण को मत रोको, इस आरोहण को मत रोको। इसका क्या मतलब है कि सपनों में उठने आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार बनाने की कुंजी है। जब तक आप लोगों को बांधते रहोगे, सपनों को बांधते रहोगे, तब तक वह कुछ नया नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, नव तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इसका मतलब है सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांध कर मत रखो, उन्हें उड़ने दो। आगे है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। इसका है अर्थ, रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो इस तरीके लिए सपनों का महत्व क्या है वो इस कविता से हमने सीखा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, कविता को पुनः एक बार पढ़ के पता लगाइए और लिखिए, कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए दिए गए हैं। तो अर्थ देखेंगे क्या है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी का यह संबोधन व्यापक रूप से पूरे समाज के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति किसी भी रूप में सपनों की उड़ान को रोकता है या बाधित करता है। यह एक सामान्य आग्रह है कि सपनों को स्वतंत्र रूप से पनपने और साकार होने का अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार जैसे उनके खुद के लिए कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा जी के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। वह एक चित्रकार भी थी कवित्री के साथ साथ। जब वो हॉस्टल में पढ़ा करती थी अपने बचपन में, तब उन्होंने कविताएं लिखना शुरू की थी और सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी जो सीनियर थी उनसे उन्हें सपोर्ट मिला और इस तरीके से उन्होंने अपनी कविता की जो गति है उसको और आगे बढ़ाया और एक हिंदी साहित्य को अमूल धरोहर के रूप में उन्होंने साहित्य दिया है। अगला प्रश्न है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई है? क्यों कही गई बताइए जरा।
कविता में सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सपने मनुष्य की कल्पना, आशा और प्रगति का आधार होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, यही तो सपना है, ये सोने वाला सपना नहीं है। यदि सपनों को किसी सीमा या बंधन में बांध दिया जाए तो व्यक्ति के विचार और उसकी उड़ान रुक जाएगी। सपनों की स्वतंत्र गति ही नए विचार, सृजन और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए कवि ने कहा है कि सपनों को मत बांधो, बंधन में मत बांधो, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो ताकि वह जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए। सपनों के बारे में बहुत ही सुंदर एक लाइन है कि सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते हैं। तो सपने के माध्यम से ही आप कह सकते हो कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि आप ये बनना चाहते हो, आप इस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, तभी हम उनको पूरा करने के लिए अपने व्यवहार में उस आचरण को अपनाते हैं। आगे देखिए, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? ये तो कुछ कवित्री ने दी हैं विशेषताएं, आप कौन कौन सी विशेषताएं देना चाहेंगे सपनों के लिए? तो सपने ऊंचाइयों को मापने का एक सामर्थ्य रखते हैं कि आप जो सपना देखना, आप हिमालय पर चढ़ना चाहते हो, आपका ये सपना है तो आप इसे भी पूरा कर लोगे। सपने प्रेरणा देते हैं, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। सपने रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, कुछ क्रिएटिव, हमेशा कुछ न कुछ नया हमें करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। सपने व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का आधार होते हैं। व्यक्ति अपना विकास करता है और जब व्यक्ति का विकास होता है तो समाज का विकास स्वतः ही हो जाता है। अपने सीमाओं से परे सोचने की शक्ति देता है। व्यक्ति कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं ये कर पाऊंगा, बस सोचता है और धीरे धीरे वह किस तरीके से उस चीज को पा लेता है। उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं अरुणिमा सिन्हा को, कि एक पैर उनका आर्टिफिशियल है, एक में रॉड पड़ी, उसके बावजूद भी विश्व के इतने डिफिकल्ट जितने भी ऊंचाई वाले पीक हैं, माउंट एवरेस्ट को जोड़ और भी सारे के सारे उन्होंने चढ़ लिए। तो ये आपकी कल्पनाओं में जो शक्ति भरने का काम करते हैं वो कौन है? सपने ही हैं, जो आपको खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर इतनी असीमित क्षमताएं हैं। अगला प्रश्न दिया है, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात कही गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। देखेंगे उत्तर इसका। कविता में आरोहण ऊपर उठना, अवरोहण नीचे गिरना, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव ही उन्हें सच्चा बनाते हैं। कभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कभी हम डाउन होते हैं। आरोहण से मतलब है कि ऊंचाइयों की ओर जाना और अवरोहण से नीचे आकर वास्तविकता से जुड़ना। इन्हें सार्थक होते कब देखा है? मैंने एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल लिया। यह आरोहण था जहां उसका सपना ऊंचा उठा और उसे प्रेरणा मिली। इससे उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आई। अवरोहण कब है? वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर फिर से मेहनत करता है और सीखता है। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। अगर हम इस तरीके से असफलताओं से डर गए तो कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई उदाहरण दीजिए। तो देखेंगे इसका उत्तर। हाँ, मैं सहमत हूँ कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन सकते हैं। जब हम किसी लक्ष्य का सपना देखते हैं, किसी सपने को पूरा करने का जो एक उद्देश्य हम अपने मन में सोचते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं, तो वह सपना सच हो जाता है। सपने हमें प्रेरणा देते हैं और कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक सहपाठी का सपना था कि वह खेल कूद में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करे। उसने नियमित अभ्यास किया और मेहनत के बल पर जिला स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुआ। इस प्रकार उसका सपना उसकी आंखों से उतरकर वास्तविकता में बदल गया। कविता का शीर्षक मत बांधो। यदि आपको इस कविता को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह क्यों चुना या क्या सोचा, यह भी आपको बताना है। यदि मुझे इस कविता का कोई और नाम देना हो तो मैं इसका नाम सपनों की उड़ान रखूंगा या रखूंगी। मैंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि कविता का मुख्य संदेश यही है, सपनों को किसी बंधन या सीमा में मत बांधो। सपनों की उड़ान की गति या सपनों की उड़ान ही व्यक्ति को आगे बढ़ने, सृजन करने और ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देती है। इसलिए सपनों की उड़ान शीर्षक कविता की भाव भूमि को सबसे अच्छे ढंग से प्रकट करता है। तो इस तरीके से आप भी कोई और नाम सोच सकते हैं, अन्यथा आप यह भी लिख सकते हो। मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहोगे,
क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कार्ड भी बताना है। तो बताइए, आप एक दुनिया ऐसी चाहते हो, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप सामान रखना चाहते हो, दुनिया चाहते हो, रखना चाहूँगा, यानी कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहूँगा। मैं अपने संसार में पेड़ पौधे, साफ हवा, स्कूल, अस्पताल, दोस्तों को रखूँगा। कारण यह है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, साफ हवा हमें स्वस्थ रखेंगे, स्कूल से पढ़ाई होगी, अस्पताल में बीमार लोग ठीक होते हैं और दोस्तों से खुशी मिलती है। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया है। आप अगर आपकी कुछ और कल्पनाएं हैं, आप उनको लिख सकते हो। क्या क्या नहीं रखना चाहोगे? मैं प्रदूषण, लड़ाई झगड़ा, गरीबी को नहीं रखूँगा। कार्ड यह है कि प्रदूषण से बीमारियाँ होंगी, लड़ाई से दुख मिलेगा और गरीब लोग जो होते हैं वो परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा संसार खुशहाल रहे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा है। आप अगर आप किसी एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो, आप वो भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात कही गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहोगे? उनसे आपका जीवन कैसा सुंदर बनेगा? अनुमान करके बताइए। देखिए, कौन सी कला? मैं चित्रकला सीखना चाहूँगा, या आप जो भी सीखना चाहते हो, आप डांस सीखना चाहते हो, सिंगिंग सीखना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, चित्रकला सीखना चाहते हो या कुछ और भी। कैसे? चित्रकला में अपनी भावना और सपने रंगों में दिखा सकूं। जब मैं सुंदर चित्र बनाऊं तो मेरी खुशी बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इससे मेरा मन शांत और जीवन रंगीन होगा। मैं सोचता हूं कि यह मुझे नई सोच और दोस्तों से प्यार भी देगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? यदि आपके पास आप अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? अगर मुझे बीते हुए समय में लौटने का मौका मिले तो मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, गलतियों को कम करूंगा। मैं अपने माता पिता से ज़्यादा बात करूंगा ताकि उन्हें दुख ना हो। मैं खेल कूद में भी समय बिताऊंगा ताकि स्वस्थ रहूं। आपकी जीवन की कोई जो आप समय रहते नहीं कर पाए, अगर आप उसे भी लिखना चाहते हो तो उसे भी लिख सकते हो कि वापस जाके मैं वो काम पूरा करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई में मेहनत और मेरा भविष्य बेहतर होगा। माता पिता से प्यार, रिश्ते अच्छे होंगे, खेल से सेहत बनेगी, इससे मेरा जीवन पहले से खुशहाल होगा। अगला प्रश्न है, बीज धूल में गिर जाता जो वह नभ में कब उड़ पाता है? यदि सपने बीज की तरह हों तो उन्हें उगने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? संकेत, धूप, मेहनत, पानी अर्थात लगन आदि। ठीक है, तो देखेंगे, अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत, धूप, लगन, पानी यानी कि धैर्य, हवा, सही मार्गदर्शन, मिट्टी की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है वैसे ही सपने हकीकत बनते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा? यदि अच्छे सपनों या विचारों को स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों और विचारों से क्या होता होगा? बुरे सपने या विचारों से कैसे बचा जा सकता है? देखेंगे इसका उत्तर, बुरे सपनों या विचारों से नरक जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लड़ाई झगड़ा, दुख, गलत काम बढ़ते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं। बचने का तरीका क्या बताया गया? बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्तों का साथ करना चाहिए, अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना और खेलना चाहिए। इससे हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? देखिए, दुनिया कैसी होगी? अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आज़ादी मिले तो दुनिया बहुत खुशहाल और रंगीन होगी। लेकिन वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर बनने और नई चीज़ें बनाएंगे, कोई दुख या गरीबी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी कैसी दुनिया बनाना चाहोगे वो आप लिख सकते हो। महत्वपूर्ण बातें क्या है? उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग से सबकी मदद होगी और शिक्षा से नई सोच आएगी। देखेंगे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव
आदेश, प्रार्थना या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? देखेंगे इसका उत्तर हम लोग। यह क्या है? मेरे विचार से यह सुझाव है और थोड़ा सा आदेश, दोनों है। थोड़ा सुझाव लग रहा है, थोड़ा में आदेश लग रहा है कि मैं ऑर्डर दिया जा रहा है। कवयित्री हमें सलाह दे रही हैं कि सपनों को आज़ाद रखें, लेकिन बांधो मत, न काटो। शब्दों से यह भी लगता है कि इसे गंभीरता से मानना चाहिए। यह हमें आदेश दे रही हैं। किससे कही जा रही है? यह बात हम लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त और खुद से भी। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचना चाहिए, ताकि हर कोई अपने सपनों को उड़ान दे सके या उड़ान भर सके। तो ये हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।